ऐसे लिखा हुआ है Q और ब्रैकेट में है y, QY इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 11/3 इंटू y माइनस 2/3। तो इसमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। और पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को पहले जीरो के बराबर रख देते हैं। तो पुट QY इज इक्वल टू 0, मतलब 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए। तो इधर क्या है, इधर 7y स्क्वायर अपॉन 1 है, 11/3y को लिख सकते हैं 11y/3 लिखा जा सकता है। 1 3 और 3, तो एलसीएम के नाम पर आ जाएगा 3। भाई इन दोनों का एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पहले से डिनोमिनेटर में 3 है। 1 3 जा 3, 3 into 7 21, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 3 इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 into 0 0। ये हो गया। फिर y स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 21, वो इधर कांस्टेंट टर्म माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2 के साथ, तो ये आ गया माइनस का 42। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये माइनस का 42 हो गया। फिर क्या करेंगे, 11 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 11 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए 42 के बराबर। तो माइनस 14 प्लस 3 14 3 42 बिल्कुल सही। तो ये हो गया 21y स्क्वायर माइनस 14y और प्लस का 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला और दूसरा जो टर्म है 21 और 14, इसमें से 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 ले लिया और y ले लिया 7y। तो इधर क्या आ गया 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 यहाँ पहले से ही है, तो यहाँ से प्लस का 1 निकाल लो कॉमन में। तो प्लस 1 ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 इधर भी है, 3y माइनस 2 इधर भी है, तो 3y माइनस 2 कॉमन आ गया। तो इधर पहले टर्म में क्या बचा 7y और उस टर्म में क्या बचा इसका 1 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 को उधर ले जाओ, मतलब कुल मिलाकर हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 2/3 हो गया और यहाँ y इज इक्वल टू माइनस का 1/7 हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला कभी भी पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसका एलसीएम निकालो, 0 के बराबर रखो और कर दो, ठीक है। और तो बता रहे हो ट्रायंगल वाला बीपीटी, ठीक है। चलिए जी, एक ना ट्रायंगल्स में एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। वो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में तो फिर भी आप लगा देंगे, लेकिन उसका जो प्रूफ है ना वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर किसी के पास आर डी शर्मा हो या RS अग्रवाल हो तो उसका जो प्रूफ है जहाँ पर वो कर रखा है उसके बराबर में देखना कितनी बार लिखा हुआ है CBSE 2012, 13, 14, 15, मतलब हर साल आया है उसमें। आप देखिएगा इसमें ट्रायंगल्स में और निकाल के दिखाता हूँ ना कुछ नहीं, मैं भी वही वाला मेथड बताऊंगा। RD और RS दोनों में सेम दे रखा है। हाँ जी, क्या अरे नहीं ऐसा नहीं है। देखो भाई ये रहा थ्योरम नंबर 1, इधर देखिए ये रहा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इधर लिखा है NCERT एग्जाम्पलार में भी है NCERT CBSE 2002, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 19 लगातार देखो ये ब्रैकेट में इतने साल ये पूछा गया है इसका प्रूफ लगातार। और रिसेंटली 2019 में आया, ठीक है, तो चांसेस हैं इसके। फिर 20 में नहीं आया, फिर उसके बाद 21 में पेपर ही नहीं हुए,
है ना। 22 में इस वजह से नहीं आया क्योंकि 22 के जो पेपर हुए थे वो स्प्लिट होकर हुए थे, टर्म 1 टर्म 2। तो अब 2023 में आप दोगे ना पेपर, तो उसमें आने के चांसेस हैं इसके। अब देखिएगा यहाँ पर हाँ ना वो अरे वही 4 नंबर में, 4 नंबर में आएगा। गुड आफ्टरनून। 4 नंबर में आएगा, ये कम नंबर का आने वाला सवाल ही नहीं है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्रायंगल्स में जो है उसका प्रूफ, और कई बच्चों ने तो मतलब स्टेप बाय स्टेप याद भी कर रखा होगा इसको, क्योंकि सीधा पूछा जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक बार बुक दिखाओ जरा, इसके स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो बीपीटी है ना, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका स्टेटमेंट है दोनों चीजें करनी होती हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और स्टेटमेंट ना एग्जैक्टली लर्न करना है, इसमें ये नहीं है कि वहां बनाकर कहानी लिख दो आप। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, comma, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. लीजिए, अब इसका प्रूफ देखिएगा। पहले डायग्राम बनाएंगे। हमने कोई ये ट्रायंगल अज्यूम कर लिया ABC। ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें इन्होंने बोला इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 में से किसी एक साइड के पैरेलल बना दीजिए आप एक लाइन, ठीक है। तो हमने कहा कि ट्रायंगल ABC है, तो इसकी एक साइड मैंने ले ली BC, तो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ऐसे। इसको मैंने ले लिया DE। तो if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, मतलब इस वाली साइड को वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट D पर, इस वाली साइड को वो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट E पर, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। दो साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AD अपॉन DB, ठीक है। और यही वाली लाइन इस साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, AE अपॉन EC। तो सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, हियर DE, ये जो DE है, हियर DE इज पैरेलल टू BC एंड here DE is parallel to BC, and we have to prove that
here DE is parallel to BC and we have to prove that AD upon DB is equal to AE, AD upon DB is equal to AE upon EC। हमको ये चीज़ प्रूव करनी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, ठीक है। अब कैसे करा जाएगा वो देखिएगा। और ये सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ, देखिए प्री बोर्ड में ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम का प्रूफ आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत इसकी संभावना है। तो याद कर लेना इसको बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एक स्टेटमेंट याद करना है। स्टेटमेंट याद करने के बाद मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक साइड बना दूंगा। बना ली हमने। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ना डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इस पर ए पर, ठीक है। सिमिलरली ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए डी पर, ये हो गया ए बी सी डी ई, इसको बोल दीजिए एफ, इसको बोल दीजिए जी, ठीक। अब लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर डी एफ फ्रॉम डी ऑन ए सी, ठीक है। ये जो डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है ये ए ई पर हो रहा है, मतलब ए सी पर हो रहा है, पूरी लंबी साइड ए सी पर हो रहा है। तो ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फर्स्ट करके लिखें कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर डी एफ फ्रॉम डी ऑन ए सी। सेकेंड लिखिएगा ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर EG, ड्रॉप अनदर परपेंडिकुलर EG फ्रॉम E on AB, फ्रॉम E on AB। ये हो गया। उसके बाद हमें एक एक करके एरिया निकालना है। एरिया किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो नोट कीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो जो ये ADE है, ADE ये वाला जो ट्राइंगल है, जो छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर मैं AD को बेस मान लेता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा EG, ठीक है। तो यहाँ लिखें हाफ AD इंटू EG, हाफ AD इंटू EG। ये हो गया इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। फिर क्या करेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये ये भी मत करिए। हाँ, एक काम और करना है इसमें कंस्ट्रक्शन में ना, थर्ड स्टेप करके लिखना है यहाँ पर ऐसे, जैसे बाद में कर सकते हैं ना, तो बाद में कर सकते हो, चाहे तो उसी में थर्ड लिख लेना। ज्वाइन BE एंड CD, एक तो BE को ज्वाइन कर दिया और एक CD को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन BE एंड CD ये कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, मैंने इसका एरिया निकाल लेना है, किसका, EDB का, ट्राइंगल EDB का, इसका एरिया निकालूंगा मैं। तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB। तो EDB में हमको परपेंडिकुलर कहाँ दिखाई दे रहा है, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जिस लाइन पर ड्रॉप होगा ना, जिस लाइन पर गिरेगा उस लाइन को मैं बेस कहूँगा। और किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर गिरेगा, ड्रॉप करेगा, उस लाइन को मैं बेस बोलूँगा। तो मैंने कहा कि मैं तो DB को ले रहा हूँ, मैं तो DB को बेस ले रहा हूँ, तो मैंने DB को ले लिया बेस। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, मैंने DB को ले लिया बेस, ठीक है। दोबारा देखिए मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, EDB। भाई इसमें परपेंडिकुलर तो कोई नजर आ नहीं रहा, तो परपेंडिकुलर DB पर तो नहीं ड्रॉप हो रहा है E से, लेकिन DB प्रोड्यूस्ड पर तो हो रहा है ना ड्रॉप। तो DB प्रोड्यूस्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो या DB पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉप हो, तो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। उसी को आप हाइट लेकर चलेंगे। तो आप ये देखिए DB पर नहीं हो रहा, तो DB पर होगा कहाँ से, जो तीसरा पॉइंट है, ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो हमने ट्राइंगल लिया EDB, तो DB पर
ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, लेकिन डी बी प्रोड्यूस्ड पर हो रहा है ई जी, तो यही आपका हाइट की तरह काम करेगा। तो हाफ डी बी इंटू ई जी, हाफ डी बी इंटू ई जी। अब क्या करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये जो ए डी ई का एरिया निकाला था ऊपर वाला ट्राइंगल, और ये ई डी बी इसका एरिया, अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो। लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये जो लिखना है, ये लिखना मतलब पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, ए आर लिखो। ए आर का मतलब ही एरिया होता है, ए आर, और ब्रैकेट में लिखिएगा ट्राइंगल ए डी ई, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ए आर, और ब्रैकेट में लिखिए ट्राइंगल ई डी बी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी। ठीक है, तो ए डी ई का एरिया क्या हो गया, हाफ ए डी इंटू ई जी, हाफ ए डी इंटू ई जी, और ई डी बी का एरिया क्या हो गया, हाफ डी बी इंटू ई जी। हाफ से हाफ कैंसिल, ई जी से ई जी कैंसिल, तो रिजल्ट क्या रह गया, ए डी अपॉन डी बी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अच्छा जी, मुझे जो प्रूव करना था उस पर फोकस करिए। मुझे प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में यही चाहिए था, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, तो चलिए अभी तो ए डी अपॉन डी बी आया है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल ए डी ई है ना, इसका एरिया फिर से निकालो। फिर से लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ए डी ई ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है, हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाला जा सकता है दो तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैंने ए डी को बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई जी, है ना। अब मैं ए ई को बेस ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एफ। ठीक, तो क्या करेंगे, हाफ ए ई इंटू डी एफ, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एफ, ये हो गया। अब क्या करिएगा, देखिए जैसे मैंने ई डी बी का एरिया निकाला था, इसी तरह से मैं डी ई सी का एरिया निकालूंगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी का निकालते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब इसमें भी मैं बेस किसको लूँगा, देखिए मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि अब मैं जब ए डी ई का एरिया निकाल रहा हूँ तो बेटा मुझे बेस लेना है ए ई को, मुझे बेस ए ई को लेना है, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड में अब ए ई लेकर आना चाहता हूँ। इसी तरह से अब मैं डी ई सी का एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं मेरे को बेस लेना है ई सी को, क्योंकि मैं अब इधर डिनोमिनेटर में ई सी लाना चाहता हूँ। तो मैं बेस लूँगा ई सी को, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर क्या होगा, वो ई सी पर तो ड्रॉप हो नहीं रहा डी से, ई सी प्रोड्यूस पर हो रहा है, तो वो डी एफ हो गया ना, हाइट परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ ई सी इंटू डी एफ। तो डी सी का एरिया हो गया हाफ ई सी इंटू डी एफ, और फिर क्या करेंगे आप, ई डी ई अपॉन डी ई सी कर दीजिए। सर आपने वो फर्स्ट स्टेप में एबीसी क्यों लिखा है? कौन सा दोबारा बोला सर? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे ऊपर। ये अच्छा, ये जो लिखा है यस सर। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, जॉइन बी ई एंड सी डी। नहीं सर, वो एरिया एबीसी में लिखा है, एबी नहीं लिखा है। ए डी ई लिखा है, ये हुआ ना? हाँ, ये एबीसी लगा है। ना सही है, बिल्कुल सही है। ए डी ई, इसका एरिया मैं निकालूंगा तो मैंने बेस में ले लिया ए डी, और हाइट मेरा हो गया ई जी, तो हाफ ए डी इंटू ई जी हो तो गया। और इसी तरीके से मैं फिर से ए डी का एरिया निकाल रहा हूँ। अब मैंने बेस को ले लिया ए ई, तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा, डी जी, तो हाफ ए ई इंटू डी जी, क्या सॉरी डी एफ, हाफ ए ई इंटू डी एफ हो जाएगा। समझ गए? यस सर। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इन दोनों को डिवाइड करिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू डी एफ अपॉन
हाफ इंटू ई सी इंटू डी एफ, डी एफ से डी एफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ए ई अपॉन ई सी आ गया। उसके बाद ये जो है इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे बट एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, देखिए ये जो है ना, ये जो डी ई सी है इसमें ये वाली साइड जो है डी ई ये लाई कर रही है। इसी तरह से ई डी बी में भी ये वाली लाइन जो है डी ई, ये वाली जो साइड है डी ई ये लाई कर रही है, तो कॉमन साइड है, ठीक है। और ये जो डी ई है ना, ये इस वाली साइड के बी सी के पैरेलल है, तो इसको क्या कहते हैं कि एरिया ऑन द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। याद है, triangles between the same base and on the triangle on the same base and between the same parallels are equal in area। याद है कि नहीं? 9th क्लास में, लास्ट ईयर। अच्छा, अगर किसी भी बच्चे को नहीं याद है तो देख लीजिए कि अगर ऐसे एक लाइन होती है और एक दूसरी लाइन होती है, और इस यहाँ से इसको बेस लेते हुए, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, इसको बेस लेते हुए मैं एक एरिया एक ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे, मतलब एक साइड तो ट्राइंगल का बेस होना चाहिए कॉमन, ठीक है। और जो तीसरा फिर पॉइंट बचता है ना, क्योंकि देखिए ट्राइंगल की एक साइड आपने बना दी तो मतलब 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, तो जो तीसरा पॉइंट है वो इस पैरेलल लाइन पर लाई करना चाहिए, तो ये हो गया। ऐसे ही मैं एक और ट्राइंगल बना देता हूँ, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इस पैरेलल और इस पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है एरिया, दे आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर है कि डी ई सी जो ट्राइंगल है वो डी ई और बी सी के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलरली ई डी बी जो है वो भी डी ई और बी सी पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। सही, इस बात में भी इक्वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ए आर ई डी के इक्वल है। नहीं, अच्छा वो रेशियो क्या डाल देंगे? नहीं, वो नहीं, आप सीधा ये बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी। रीजन में लिखिएगा ट्राइंगल्स ऑन द same base triangles on the same base and between the same parallels। बस इतना लिख दीजिए। इसी से ये चीज़ है कि भाई इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम अगले स्टेप में ये लिखेंगे, ये जो डी सी है इसकी जगह ई डी बी लिख दो, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, तो डी सी की जगह आप ई डी बी लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी इज इक्वल टू क्या था, ए ई अपॉन ई सी। उसमें कुछ चेंज नहीं करना, जो राइट साइड में रेशियो है उसमें कुछ चेंज नहीं करना। तो अब आप ये देखिए, ये सेम आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी था, यहाँ पर भी वो हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी, ठीक है। तो अब आप सीधा सीधा कहेंगे कंपेयर या इक्वेट इक्वेशन 1 and 2। इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूव हो गया। सर, हाँ जी, लेकिन फिर हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप जो हमने जो प्रॉपर्टी थ्योरम यूज़ करा, हम अगर देखें तो डी ई सी और ई डी बी दोनों सेम ही है, तो वैसे सेम कैसे है ये तो बताओ, रीजन तो बताएंगे ना उसका। फिर उसके बाद हम उसको फिर चेंज क्यों करें, हम डी इसीलिए चेंज करा क्योंकि ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ई डी बी यहाँ पर रेशो आ गया है ना, और इक्वेशन नंबर 1 में ये रेशो दे ही रखा है ए डी ई अपॉन ई डी बी। तो जब लेफ्ट हैंड साइड कोई दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगी, समझ गए। इस वजह से करा है भाई, इसमें जरा सा भी चेंज मत करना। ये जो प्रूफ है एज इट इज़, इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लो और यही एग्जाम में आप लिखाना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी करो, ठीक है। मैं करवाता हूँ आगे। अगर कोई और डाउट हो ट्राइंगल्स का तो वो बताइए।
ठीक है, नहीं तो सरफेस एरिया करवाता हूँ, बस 2 मिनट वेट करिए। बाकी बचे पास उसमें क्या पता है इसको कन्वर्स में तो हमारे उसका तो मैं थोड़ा है कन्वर्स में वो दे देंगे नंबर कन्वर्स कैसे हमारे में है ना यही रहेगा इसमें जो अंदर स्लाइड बनाई है ना डॉटेड लाइन डी होगा ए डी होगा 2 सेंटीमीटर डी दे रखा होगा ए दे रखा होगा ई से निकालना होगा बस ऐसे रखना होगा कन्वर्स ऑफ अच्छा वो वैसे हो जाएगा, अगर ए सी निकालना है तो ए डी इंटू डी बी बाई डी सी हो जाएगा। AD upon DB is equals to AE upon EC. EC हमें निकालना है तो EC को x लेट करेंगे, उससे हो जाएगा। तो तुम्हारे नाम लगा अर्चना गुरबानी वो तुम्हारा एडमिट कार्ड रखवा देंगे। हमारे पास तो बहुत पहले से हमारी केस हमारी पता है हमारे में तो गुरबानी का है तेरे साथ कार्ड में रहेंगे एडमिट कार्ड रखवा देंगे डब्बे को क्यों हमारी क्लास में पेंट करने में मार्क्स हमारी क्लास सही नहीं सीन रखती रहती है पता है कोई स्टोरी पता स्टार्टिंग से हमारी क्लास में नहीं हो सकता हमारी क्लास में ऐसे सीन हो रहा है कम तो में आ जाता है जो चला जो हमारे क्लास में अभी से निकल कोई प्रिंसिपल आए कोई वाइस प्रिंसिपल तो एग्जाम में सब आ जाता है ये भी क्लास कल पता है शेयर के साथ आ रहा है अकेला नहीं सब वो बन मान वो कैब में कोई बोला अरे माता कल सबसे लेटर क्यों मार गया केस स्टडी को मारना बहुत दिमाग खराब तो सेंटर से एक ही तरह मुझे आगे बताया सब मारा बस तुम ही मैं इतना कुछ लोग कैसे सीसीटीवी में नहीं आया क्योंकि तब तक तो ये तक रहेगी कि मैं केस में वहाँ पे दिखाओ जरा बुक दिखाओ अपनी। सर एक बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन करा दो। बताऊंगा अभी पहले 1-2 ट्रायंगल्स के कराता हूँ क्वेश्चन। खोल दो नहीं कर लूँगा। क्या पेज नंबर याद है कैसे? उसी में सर थ्योरम है ही वाली इसमें ये लिखा बड़ा सीरियस का इसलिए आप तो हो गया फिर चलो जी 2020 का एक क्वेश्चन देखिएगा। इन द गिवन फिगर in the given figure PS upon SQ is equal to PT upon TR.
in the given figure, PS upon SQ is equal to PT upon TR. Is equal to PT upon TR. And angle PST is equal to angle PRQ. Angle PST is equal to angle PRQ. PST is equal to angle PRQ. Full stop. Prove that triangle PQR is an isosceles triangle. क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है और सीबीएसई 2020 में ही आया है। प्रूव दैट ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले फिगर देखिएगा, फिगर दे रखी है इसमें। ठीक है, ये दे रखा है, वो बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो वही पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर ये दे रखा है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कितना आसान होगा ये क्वेश्चन। बस आपको ये याद आ जाए कि भाई यहाँ पर जब रेशो इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होगी। तो इसको मैं बीपीटी नहीं बोल सकता, इसको मैं बोलूँगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में क्या होता है कि लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं और उनकी हेल्प से मैं ये कहता हूँ कि जो साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल है। यहाँ पर रेशो इक्वल दे रखा है तो मैं कहूँगा कि साइड्स पैरेलल होंगी। ठीक है, तो सर ये वाला क्वेश्चन मैक्स कितने मार्क्स का आ सकता है? ये वाला क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का बस। वो डायरेक्ट मेरा। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन खोला है। तो आप ये कहेंगे कि गिवन पी एस अपॉन एस क्यू, गिवन पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये दे रखा है। तो पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर ये दे रखा है। इट इम्प्लाइज दैट आई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बल्कि मेरे को लगता है एक ही नंबर का है, ये तो एक ही नंबर का है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं बोलूँगा कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। मेरी बात समझ में आ गई ना कि मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेशो दे रखा है और उस रेशो की हेल्प से मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लाइन्स हैं वो पैरेलल है। तो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। इट अगेन इम्प्लाइज दैट कि जब एस टी क्यू आर के पैरेलल है तो वही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज है, तो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर क्यों? रीजन और को इंटीरियर एंगल्स नहीं बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते। और को इंटीरियर नाम से समझना, को का मतलब है साथ साथ वाले। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये लिखा रहता है कि भाई को पैसेंजर को इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से आप मास्क पहन कर रही हैं। आजकल अगर बसों में ट्रैवल करा होगा तो ये लिखा रहता है वहाँ पर। तो को पैसेंजर कौन सा है? जो आपके साथ में बैठा हुआ है। तो को का मतलब कौन है? जो साथ में है, और पैसेंजर का मतलब जो साथ में यात्रा कर रहे हैं। इसी तरह से को इंटीरियर, तो को का मतलब क्या है? जो साथ में, और इंटीरियर का मतलब जो अंदर है। अंदर मतलब
जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर, उनके बीच में। तो ये वाला जो एंगल है ये तो इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर है, लेकिन ये तो बाहर है ना, तो इसलिए उसको कोई इंटीरियर नहीं बोल सकते। ये क्या होगा, ये होंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एंड एंगल PTS, एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल PRQ, और यहाँ रीजन में लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये जो आया ना PST इज इक्वल टू PQR, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद एक काम और करना है, इसके बाद आप ये कहेंगे कि PST PRQ के इक्वल दे रखा है भाई, PST PQR के इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, PTS PRQ के इक्वल है, और PST जो है वो PRQ के इक्वल दे रखा है। तो लिखिएगा गिवन एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ठीक है। तो आप ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सीधा ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कौन कौन से एंगल PST PQR के इक्वल है, PQR लेंगे, PTS ये PRQ के इक्वल है ऐसे लंबा नहीं है ना, और PST PRQ के इक्वल है। PST PRQ और PQR, ठीक है ना, वो तो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। समझ रहे हैं, ये जो PST है ये PST इसके इक्वल दे रखा है, और PST इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, समझ गए। PST और PRQ इक्वल दे रखे हैं, PST का मतलब एंगल PQR और PRQ का मतलब एंगल PTS, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। हालांकि मुझे उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि PST और PQR इक्वल है, PST और PRQ इक्वल है, तो PRQ को इधर ले आओ बस, कि PRQ इज इक्वल टू PQR। और जब PRQ और PQR इक्वल हो गए, मैं पूरे बड़े ट्रायंगल में PQR में बोलूँगा कि उसके दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे सिंस टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR are equal, comma, so it is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही डेफिनेशन होती है कि उसके कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ये 2008 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है, और NCERT में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो नोट करिए, in the given figure if DE is parallel to AQ, in the given figure if DE is parallel to AQ and DF is parallel to AR, in the given figure if DE is parallel to AQ and DF is parallel to AR, prove that EF is parallel to QR।
prove that EF is parallel to QR. ये 2008 में आया है, 2014 में भी आया है। तो फिगर जो दे रखी है वो बना रहा हूँ मैं इधर। एक तो ये ट्राइंगल ऐसे दे रखा है इस तरीके से, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। EF एक लाइन ऐसे जाती है, इसको बोल दीजिए D। ये वाला पॉइंट है P, ये D हो गया, और इधर वाला पॉइंट है A। ये फिगर दे रखी है। अब इस फिगर में वो बोल रहे हैं कि ये जो DE है ये AQ के पैरेलल है, ये दे रखा है कि DE इज पैरेलल टू AQ। और दूसरा देखिए ये जो DF है, ये DF इज AR के पैरेलल दे रखा है, एक ये हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं आप ये प्रूव करिए ये जो सीधी लाइन है ना स्ट्रेट EF, ये इस QR के पैरेलल होगी। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे इसको देखिएगा, पकड़ना जरा। देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है कि मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, इन ट्रायंगल PAQ, ट्रायंगल PAQ। इन ट्रायंगल PAQ, in triangle PAQ, since DE is parallel to AQ, since DE is parallel to AQ, so by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें ये समझ में आता है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। ये हो गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब कहेंगे कि जैसे मैंने ट्रायंगल PAQ लिया, ऐसी ट्रायंगल लेंगे PAR। इन ट्रायंगल PAR in triangle PAR, since DF is parallel to AR, since DF is parallel to AR, तो PD upon DA is equal to PF upon FR by BPT। PD upon DA is equal to PF upon FR। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी PD अपॉन DA के इक्वल, और जो इक्वेशन 2 है वो भी PD अपॉन DA के इक्वल। इसका मतलब PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। तो लिखिएगा कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। और अब आप ये कहेंगे कि
by converse of basic proportionality theorem। अब पूरे बड़े ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो पूरे बड़े ट्राइंगल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल है। तो इसका मतलब EF मस्ट बी पैरेलल टू QR। बस हो गया, यही प्रूव करना है। EF इज पैरेलल टू QR। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, और आप सभी बच्चे जो हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चाहे RD शर्मा ले लो चाहे RS अग्रवाल ले लो, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए और उस बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल लो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लो। जहाँ पर भी आपको CBSE वाला जो भी क्वेश्चन दिखाई दे वो करते चले जाओ। ठीक है, उन पर मार्क लगाते चले जाओ कि आपको रिवीजन में भी वही क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। NCERT तो एक बार पक्की होनी ही चाहिए। अच्छा, आप देखेंगे ना तो उसमें मतलब RD उठाओगे RS उठाओगे तो उसमें क्या है कि NCERT और CBSE वाले सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको जो उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ CBSE और NCERT वाले वो क्वेश्चंस उठाओ और कर डालो। प्रैक्टिस के नाम पर मैथ्स में यही करना है। ठीक है ना। साइंस में मैंने आपको बताया है एक बुक है ऑल इन वन, वो बुक ले लीजिए। आपको लगता है कि ओसवाल लेनी है, मतलब कोई भी ऐसी बुक जिसमें चैप्टर वाइज कंपाइल करके दे रखे हो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस ये हैं, CBSE में ये आए हैं, 3 नंबर वाले ये हैं, 4 नंबर वाले ये हैं, इस तरह से आपको करना है। अभी मेन जो चीज़ है ना वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। भाई आपने सिलेबस आपका हो चुका है, ठीक, थोड़ा थोड़ा जो आपके 1-2 टॉपिक्स बच रहे हैं वो हो जाएंगे, है ना। उसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसमें से करो। सर जैसे सर वो आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे सर वो डायगोनल शेप सर्किट आ गए। हाँ आ जाएंगे थोड़ी। ठीक है जी, इतना करिए। नेक्स्ट टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपका 6 तारीख को या 7 तारीख को रखूँगा। ठीक है, अब मैं साइंस का रखूँगा, उसमें मैं मेटल और नॉन मेटल भी दूंगा और इलेक्ट्रिसिटी भी दूंगा। तब तक मेरा इरादा है मैं इलेक्ट्रिसिटी का हीट वाला पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट कर, कल देख लेंगे। चलो ठीक है, परसों एग्जाम है क्या? मंडे को, तो कल मैथ्स की क्यों, कल साइंस ही कर लेंगे। सरफेस एरिया कराऊंगा, जो यहाँ भी कराना था वो उसने ट्रायंगल बोला तो मैंने कहा चलो ट्रायंगल करा दूँगा। ठीक है, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है भाई, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताना मुझे। सर किया था मोर जो मीन तो समझ